घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जा पर जान पड़ा। हाँ, अब मुझसे कुछ ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हैकड़ी जताते का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गई तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही बड़े हो गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। सोहरूम ने भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। अब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंत चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आ जाओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अल जवारा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफ़ा चट। सिफर भी न मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कॉडियों, चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। आंधी रोम हो जाता है। इन अभावों का नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे द्वयम तेयम पंजुम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते हो तो 10 लाख नाम बता देता। ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ व ज की जगह अ ज व लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता नहीं कि आखिर अ व ज और अ ज व में क्या फ़र्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वो तो यही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डालें। इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। पूछिए इससे प्रयोजन। दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा, या आधा ही रहे मेरी वला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोलो, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी जीवन के संयम में आ जाता है। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है।
ज़रा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जाती है उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या ज़रूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। और यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूँस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के हों। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है कि नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आ जाओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ और तुमसे बहुत बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चारों ओर से जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणन तक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई को कितना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मैं और मेरे भाई के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर है और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिमाग से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दन दनादन पास हो जाता हूँ इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद को समझाने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार नहीं रहा। शायद अब वह खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा हो तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सही सुरता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कान कोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कान कोए उड़ाता था। मांझा देना, कंडे बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, आज समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकोआ लूटते बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन आकाशगामी पाथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था।
मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी ने मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्रम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ थैले के कान कोए के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस पर भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो? आखिर आदमी तो कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिल लच्चियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उस 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कान कोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब मुझे कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे भी आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का, ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उस बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil और DLED क्यों न कर हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहें सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें उन्हें मालूम ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो हमारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ और न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हों तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हों। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का महीना खर्च कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसमें हम 20-22 दिन तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज और हम तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है, जिसमें अब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA हैं कि नहीं। यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्चा पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ, तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब का के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल नेत्रों से कहा, हरगिज़ नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है
और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कान कोए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकोआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल गोल पीछे दौड़ा आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।